आज वृंदा को चैन की सांस आई है। आज उसे एक लंबे अरसों के बाद सुकून मिला है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उसे अपनी बेटी को यहाँ लाने में। उफ, 2 बरस की लंबी लड़ाई के बाद अतः वह सफल हो ही गई, वरना श्रेष्ठा को मना लेना क्या आसान था। आज 2 बरस बाद वो चैन से सोएगी, चैन से खाएगी। एकाएक उसे भूख लगने लगी। उसे लगा जैसे एक लंबे समय के बाद आज सचमुच उसे भूख लगी है। आज वह अपनी पसंद का खाना बनाएगी, आराम से खाएगी और फिर चैन की नींद तान कर सो जाएगी। पर श्रेष्ठा की तो भूख जैसे ही मर गई थी। सब कुछ इतना अजीब, अपरिचित और अटपटा सा लग रहा था, मानो किसी पराये के घर आ गई हो। कोई भी तो चीज़ परिचित नहीं लग रही थी। लगती भी कैसे? आंखें बार बार भीग जाती थी। माँ को इसका आभास न हो, इसीलिए आंसुओं को उसने टपकने नहीं दिया। कारों पर ही पोंछ डाला और अपने कमरे में चली आई। अंजूरी की आवाज़ भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए सबिता को उसे थमाए एकांत में अपने पलंग पर लेट गई। वह सोच रही थी कितने बेबस और निहीर हो गई थी वो। एक माँ की दहिलों के सामने कुछ भी तो नहीं कर पाई, बस मत्थी रही अपने आप को। पर हासिल क्या हुआ? यह जुदाई, यह पराया सा लगने वाला घर, या घुटन, या सिसकी जिसे वह निरंतर दबाने का प्रयास कर रही है, पर कहाँ दबा पाई। फूटी पड़ी आंसुओं के धारा बन आंसू बह चले अविरल अविराम। तभी माँ का स्वर सुनाई दिया, श्रेष्ठा खाना खा लो। नहीं, उसका मन नहीं कर रहा है खाने को। वो रोना चाहती है अपनी बेबसी पर। तभी माँ के हाथ का स्पर्श महसूस किया उसने अपने सिर पर। उन्हीं के स्वर थे। भूल जाओ उसे, ऐसे पति का साथ रहने से तो अकेला रहना ज़्यादा अच्छा। उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। चल उठ, कुछ खा ले। भारी मन से वह माँ के पीछे चल दी। जैसे तैसे माँ के सामने कुछ निवाले मुंह में डाले और गले के नीचे उतार सोने के बहाने फिर अपने कमरे में आ गई। पर नींद कहाँ आने वाली थी उसे, तो जैसे कोसों दूर चली गई थी। आंखों तो विहान को ढूंढ रही थी। अंधेरे में उसकी मजबूत बाहों का संबल चाह रही थी। वो उसके सीने पर सिर रखकर अपने को हल्का करना चाह रही थी, पर चाहा हुआ कुछ भी तो नहीं बीत रहा था उसके साथ। हर काम उसकी इच्छा के विरुद्ध, विपरीत दिशा में होता सा प्रतीत हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? वो माँ बुदबुदाई। माँ तो बच्चों का भला ही चाहेगी, बुरा कैसा चाह सकती है? फिर क्या मुझसे ही विहान को समझने में गलती हुई है? माँ जो देख रही है वो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? माँ जो समझा रही है मेरे गले क्यों नहीं उतरता? मैं क्यों उन गलतियों को नहीं देख पा रही जो माँ विहान में देख रही है? विहान से मैंने प्यार किया है। अगर उन भूलों को मैं नज़रअंदाज कर दूँ तो क्या बुरा है? अगर उन भूलों को अनदेखा कर मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी अच्छी तरह चल रही है तो मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए। और फिर क्या पूर्व हूँ, मुझमें क्या कोई कमी नहीं? मेरी हर बात विहान को पसंद हो यह ज़रूरी तो नहीं। कुछ मेरी बातें उन्हें भी नापसंद होगी, पर उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की। क्या इतनी सी बातों के लिए तलाक ले लिया जाता है? यह सब बातें वह माँ से अलग अलग समय पर कई बार कह चुकी है। ऐसा नहीं है कि माँ को मनाने या समझाने की उसने कोशिश नहीं की, पर माँ की दलीलों के आगे वह अनुतरित होकर रह गई। वह शुरू से ही माँ का नियंत्रण और सानिध्य में रही है। माँ के सामने वह बचपन में भी नहीं बोल पाती थी, तब भी नहीं जब वो पिताजी से अलग हुई थी। हालांकि वह जानती थी कि गलती माँ की थी। माँ शुरू से ही काफ़ी डोमिनेटिव थी। पिताजी अक्सर चुप ही रहा करते थे। घर में हर काम में की माँ की इच्छा से होता। घर की सजावट, मेहमानों का आना, खाना पीना, बाग बगीचे, हर चीज़ में माँ की पसंद स्पष्ट झलकती थी। घर में किसी और का दखल उन्हें गवारा नहीं था, अपने बच्चों का भी नहीं। उनकी नापसंद का माँ ने कभी सम्मान नहीं किया। जब कभी श्रेष्ठा अथवा सुयश ने कुछ कहना चाहा तो स्पष्ट तौर पर उन्हें यह जताया दिया गया, यह घर उनकी माँ का है, यहाँ उन्हीं की इच्छा का स्थान है। अपनी इच्छा का वो अपने घर में पूरा कर सकते हैं। पर माँ ने उसे अपने घर में भी अपनी इच्छा अनुसार कहाँ रहने दिया। उनका दखल लगातार उसके घर में सेध लगाता रहा और अंत उसकी दीवारों चमका कर गिर पड़ी। वो लगातार टुकड़ों होते हुए घर को समेटने की चेष्टा करती रही, पर माँ के सामने पता नहीं क्यों वो बेबस हो जाती। एक टुकड़ा उठाती तो दूसरा हाथ से फिसल जाता। और आज नौबत ये आई कि उसके दोनों हाथ खाली हो गए थे। ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाहिए थी उसने
वह अपने आप से बोली, विहान हमने तो इतने अच्छे अच्छे सपने देखे थे ज़िंदगी के, जहाँ ना दुख था ना निराशा, बस के घूमते फूल थे, आंगन में बहार थी, तुम्हारी बाहों का संभल था, मेरी कोमलता थी, वाणी का माधुर्य था। और यह तुम्हारा साहस कहाँ बिखर गए वो सारे सपने, क्यों छितरा गए सब कागज़ के टुकड़ों की भांति। मेरी वो आकांक्षाएं इतनी हल्की तो नहीं थी और ना ही आधारहीन। फिर ये क्या हो गया, कैसे खुल गया मुझ में बंद कर रहने वाला तुम्हारा अनुबंध। सब बह गया तुम्हारी शराब के साथ, सब कुछ बिसर गया तुम्हारे नशे के साथ। तुम्हें क्या हो गया विहान, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो बुदबुदा रही थी, तुम्हें अकेले जीने की आदत डालनी हुई ही होगी। क्या दिया है उसने तुम्हें, निचोड़ कर रख दिया मेरी फूल सी बेटी को। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी और तुम्हें भी उस नरक में कभी नहीं लौटने दूंगी। क्या कमी है तुम्हें, पढ़ी लिखी हो, अपनी और अपनी बेटी की परवरिश कर सकती हो, यहाँ रहकर उसे अच्छे संस्कार दो, सिर उठाकर जीने के योग्य बनाओ। उस माहौल में ये क्या सीख पाएगी, अपने लिए ना सही अपने लिए बेटी के लिए तो सोचो। धम से बैठ गई वह, विचार करने के लिए बांधी हो गई। एक बार भी अपनी भावनाओं के बहाव को विदेश को रोकना पड़ा उसे। हकीकत इतनी सरल सहज या फिर सपनों से कोमल और खूबसूरत नहीं होती, यह समझ आ रहा था उसे। आहिस्ता आहिस्ता वह अपने आप को संभालने लगी, उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। अंजूरी को भी उसने मना ही लिया था कि पापा अब उनके साथ नहीं रहेंगे। और फिर इतने दिनों में विहान ने ही कोई सी सुध ली थी। उसकी माँ फिर अपनी क्लब और सोसाइटी के कामों में व्यस्त हो गए। ज़िंदगी फिर एक डेर पर चल निकलती। सोते सोते श्रेष्ठा चौंक कर बैठ गई। वह पसीना पसीना हो रही थी, घबराहट से उसका मुंह सूख रहा था। पास में स्कूट पर रखे गिलास में से उसने पानी पिया। थोड़ा स्वस्थ होने पर उसे विहान का वह पत्र याद आने लगा जिसमें उसने अपने पहले पत्रों का उल्लेख किया था जो उसे मिले थे। फिर क्या माँ ने उसे वह पत्र जानबूझकर नहीं दिए, क्यों यह क्यों उसके दिमाग में कौंधने लगा। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं होने से रात के समय वह घर पर ही थी, इसीलिए डाकिया पत्र उसे ही दे दिया था। कितना विनती होकर लिखा था वह पत्र विहान ने, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँ, ये तो बता दो। मेरे किसी पत्र का जवाब लिखने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैं इतना बुरा हूँ, माना मुझ में बहुत सी खामियाँ हैं। मैं शराब पीता हूँ, पीने के बाद तुम्हें बुरा भला भी कहता हूँ, जो शायद मैं अपने आप को ही कह रहा होता हूँ। मैं घर का ध्यान नहीं रखता, तुम्हारे किसी काम में हाथ नहीं बटाता, मैं टिककर नौकरी नहीं कर पाता, तुम्हारी नौकरी पर बड़े बड़े शौक़ पालता हूँ। मेरे दोस्त तुम्हें पसंद नहीं हैं, फिर भी मैं हूँ तो तुम्हारा ही ना, और क्या तुम्हें मेरी नहीं हो। अच्छा बताओ, यदि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाएगा तो क्या तुम उसे निकाल कर फेंक दोगी? नहीं ना, फिर क्या मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ? मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या ऐसे ही निकाल कर बाहर फेंक दोगी? मैं लाइलाज तो नहीं, पर मेरा इलाज तो तुम ही हो, तुम ही करोगी ना। तुम्हारे बिना मेरी हालत और बदतर हो गई है। मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाता, खाना नहीं खा पाता, शौक करने का भी मन नहीं करता। क्या क्या बताऊँ? क्या एक बार भी संभालने नहीं आओगी? मुझे डांट नहीं लगाओगी कि मैंने अपना क्या हाल बना रखा है, कि मेरी ये झरझराक हुई दाढ़ी तुम्हें ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, और अगर मैं स्वयं नहीं बनाई तो तुम सोते समय मेरी सारी दाढ़ी काट डालती थी। श्रेष्ठा, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। क्या तुम्हें मेरी कमी नहीं खल रही? तुम वहाँ मेरे बिना कैसे जी रही हो? क्या तुम्हारा भी वही हाल नहीं हो रहा जो मेरा यहाँ हो रहा है? मुझे तो बांध रखा है तुम्हारी माँ ने, जो मुझे अपने घर नहीं आने देती, पर तुम्हें तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक रहा। मैं तो हर आहट में तुम्हारा हर कदम खोज रहा हूँ। आ जाओ श्रेष्ठा, प्लीज़ आ जाओ, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा विहान। श्रेष्ठा को फिर नींद नहीं आई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 3 बज रहे थे। माँ, मैं विहान के बिना नहीं रह सकती। मैं सोच रही हूँ कि मैंने निर्णय लेने में या तो ज़्यादा ही उतावली कर दी, या फिर अपने नहीं तुम्हारे दिमाग से काम नहीं लिया। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे चेहरे पे विचलित कर देने वाला एक सुकून देख रही हूँ। तुम कभी पापा से भी नहीं निभा पाई, और उसका दंड भी हमने भोगा। तुम्हारी जिद के आगे हमारा पापा के संपर्क तक टूट गया, जिसकी कमी मैं आज तक अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ। मैं अंजूरी को वही दंड नहीं भोगने देना चाहती हूँ। वो जैसे भी हैं उसके पिता हैं, अंजूरी से बढ़कर उनके लिए कोई और तो नहीं हो सकता। तुम्हारे भैया भाभी से भी नहीं बनी, तुम्हारे
खोखले अहम के कारण वो भी तुम्हें छोड़कर देहरादून में बस गए। कम से कम दोनों खुशी तो है। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तुम्हारे ही शहर में बस गई और तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ बनकर रह गई। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हारा बुढ़ापा मुझे चाह रहा है, मेरी सेवा और नौकरी दोनों की आवश्यकता है तुम्हें। तो तुम अपने आप से इतनी बंधी हुई हो माँ की अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुमने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। तलाक के बाद हम दोनों के साथ रहने को तुम जो चाहो नाम दो। हम पति पत्नी थे, हम पति पत्नी ही रहेंगे। एक बात और, मैं तुम्हारी आवश्यकता से मुकर नहीं रही, पर मुझे तुम्हारा स्वार्थी होने का खला। मैं उन्हें छोड़कर अपना घर तोड़कर तुम्हारी आवश्यकता पूरी करूं, यह मेरी असमर्थ में नहीं है। पर अगर तुम मेरे पास आकर रहोगी तो यकीन मानो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। श्रेष्ठा ने पत्र मेज पर रखा। घड़ी में 4 बज रहे थे। उसने अंजूरी को गोदी में लिया और घर से बाहर निकल गई।